नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड में कंपनी अधिनियम जो पेपर फर्स्ट है उसमें आज हम निजी कंपनी या इसको आलो कंपनी भी कहते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो कंपनी अधिनियम जो बनाया गया है वो अध्ययन का क्षेत्र जो है वो है सार्वजनिक कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जिसको अपन लिमिटेड शब्द जिसके नाम से जुड़ा हुआ है ना, कोई भी जैसे सतलज कॉटन मिल्स लिमिटेड, उस कंपनियों के अध्ययन मुख्य रूप से किया जाना है। लेकिन चूंकि निजी कंपनी भी इसका पार्ट है और निजी कंपनी भी कंपनी अधिनियम लागू होता है, इसलिए हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि निजी कंपनी क्या है या एलोक कंपनी क्या है। तो निजी कंपनी की परिभाषा जो दी गई है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, और उस कंपनी अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है वो जिस प्रकार से वो बताता हूँ आपको। निजी कंपनी से ऐसी कंपनी से हैं जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल निर्धारित की गई राशि की है जो उसके अंतर नियमों द्वारा निर्धारित की गई है। निजी कंपनी से ऐसी कंपनी से हैं जो अपने अंशों यदि हो तो के हस्तांतरण पर के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, यानी निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता सामान्य तौर पर। दूसरा है कंपनी अपने सदस्यों की संख्या वन मैन कंपनी यानी वन पर्सन कंपनी को छोड़ करके सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। ये संशोधन कंपनी अधिनियम 2013 के बाद किए गए हैं। पहले ये संख्या 50 थी, इसलिए छात्र इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी अधिनियम की पुस्तक खरीदते वक्त उसके जो प्रकाशन है या जो पुस्तक है वो 2013 के बाद होनी चाहिए, ताकि नवीन कंपनी अधिनियम उसमें शामिल हो जाए। तो एक निजी कंपनी अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, यानी अधिकतम 200 सदस्यों तक सीमित रहती है, इस पर प्रतिबंध रहता है। और एक निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है, यानी जनता से किसी भी प्रकार की निक्षेप प्राप्त करने पर प्रतिबंध रहेगा, निक्षेप प्राप्त नहीं कर सकती है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि कंपनी अपने सदस्यों की संख्या 200 तक रहती है, उसकी गणना कैसे की जाएगी। इसकी गणना इस रूप में की जाएगी कि जो कंपनी के सदस्य हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा उन गणना करने के लिए कंपनी के जो वर्तमान में कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य अंशधारी भी हैं, उनको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। यानी 200 की जो गणना हम करेंगे उसमें कंपनी के कर्मचारियों को जिनके पास अंश है उनको इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी सदस्य हैं, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन सदस्यों अधिकतम सदस्यों की संख्या गणना करते समय यदि 2 या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से कंपनी के अंश लिए हैं तो सदस्यों की गणना करते समय उन संयुक्त अंशधारियों को एक ही गिना जाएगा। ये संशोधन 2015 में बाद में किया गया है, लेकिन ये इस तरह से कहा जा सकता है कि निजी कंपनी के अंतर नियमों में 3 प्रकार के प्रतिबंध रहेंगे: अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, सदस्य संख्या 200 तक सीमित, और जनता से किसी प्रकार के प्रतिभूतियों का जन निक्षेप प्राप्त करने पर निषेध रहेगा। ये तो कंपनी की परिभाषा जो इसमें दी गई है। अब इस निजी कंपनी की विशेषताएं क्या हैं या क्या खास बात इसमें है, वो इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाएंगे। धारा 268 में कुछ बिंदु दिए गए हैं जो निजी कंपनी की विशेषताओं को इंगित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है अंश अंतरण पर प्रतिबंध। निजी कंपनी की एक प्रमुख विशेषता ये है कि निजी कंपनी अपने अंशधारियों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। अब देखिए इसकी वजह ये है कि यदि
निजी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगा जाए और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अंश अंतरण कर दे या खरीद फरोख्त हो जाए तो इसमें एक परेशानी खड़ी हो सकती है। वो ये है कि आपको मैंने अभी बताया कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक रहती है निजी कंपनी में। यहाँ पर यदि अंश हस्तांतरण को स्वतंत्र कर दिया जाए तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, यानी वह नियम टूट सकता है जो 200 अधिकतम संख्या का है। इसलिए सामान्य तौर पर निजी कंपनी के अंशों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वो पूरा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए सामान्यतः एक निजी कंपनी के अंश अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध से तात्पर्य यह है कि सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को निश्चित प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन ही अंतरण कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, कुछ शर्तें और कुछ नियम हैं, उनकी पालना करने के द्वारा ही एक निजी कंपनी अपने सदस्य के अंशों को अंतरण की अनुमति देती है। ये प्रतिबंध कौन से होंगे? ये सामान्यतः एक निजी कंपनी अपने अंतर नियमों में लिखती है, या अंतर नियमों में इस बात का उल्लेख रहता है, या अंतर नियमों में ये विवरण दिया होता है कि एक निजी कंपनी के अंश अंतरण को किस प्रकार से लागू किया जाएगा या किस प्रकार से एक सदस्य एक निजी कंपनी के अंशों का अंतरण कर सकता है। दूसरा है सदस्य संख्या प्रतिबंध, जो मैंने अभी बताया आपको। निजी कंपनी के न्यूनतम या अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है। कंपनी सदस्यों की संख्या में यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत कराई गई है, क्योंकि आज के एक व्यक्ति कंपनी का एक कंसेप्ट चला हुआ है, यानी एक व्यक्ति भी कंपनी इस की स्थापना कर सकती है तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, जिसका अपन आगे बाद में उल्लेख करेंगे कि एक निजी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी कौन सी होती है। यानी एक कंपनी, एक व्यक्ति निजी कंपनी को छोड़ करके बाकी अन्य सभी निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 200 से ज़्यादा नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि सदस्यों की संख्या गणना करते से किस प्रकार से उल्लेख किया जाएगा, कौन कौन होंगे जिनको इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको छोड़कर बाकी 200 से अधिक सदस्य संख्या उनकी नहीं होगी। और मैंने ये बताया था कि संयुक्त रूप से चाहे एक या दो व्यक्ति ने कितने ही अंश खरीदे होंगे उसको एक ही अंशधारी माना जाएगा। तीसरा है प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए नियमांतरण पर प्रतिबंध। देखिए सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी उसको कहते हैं जो जनता से धन आवंटित करती है, जनता से निक्षेप लेती है, उधार लेती है, ऋण लेती है। लेकिन एक निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता से पैसा नहीं ले सकती या जनता को आमंत्रण नहीं दे सकती है, ये प्रतिबंध होगा। एक निजी कंपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रण नहीं कर सकती है। तीसरा है अंतर नियम। देखिए ये अंतर नियम क्या है, ये हालांकि विशेष रूप से हम विस्तृत रूप से हम इसको आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक कंपनी के कुछ आंतरिक नियम होते हैं जो अंतर नियमों के अंतर्गत आते हैं, और कुछ बाहरी नियम होते हैं जिनको सीमा नियम कहते हैं। किसी भी कंपनी के अंतर नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और प्रत्येक कंपनी को बनाने होते हैं। निजी कंपनी अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। देखिए सार्वजनिक कंपनी में यदि सार्वजनिक कंपनी जो जनता से धन आवंटित करती है, यदि वो कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सारणी ए के कुछ नियम हैं, वो नियम उससे स्वतः लागू हो जाते हैं, यानी वही उसका अंतर नियम होता है। लेकिन निजी कंपनी अपना स्वयं का एक अलग ही अंतर नियम बना सकती है। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 2 सेक्शन सब एक्ट 68 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध सीमाएं या निषेध अनिवार्य किए हुए हैं, उनकी पालना करनी होती है। इसलिए एक निजी कंपनी अपने स्वयं का अंतर नियम बनाती है। जब सार्वजनिक कंपनी में या तो अंतर नियम बना लिए जाएं, नहीं बना लिए जाएं, सारणी ये नियम लागू हो जाएगी। और सामान्यतः सारणी ए या कंपनी अधिनियम के दो दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही एक सार्वजनिक कंपनी को अंतर नियम बनाने होते हैं। निजी कंपनी अपना स्वयं को बनाती है। नेक्स्ट है
न्यूनतम संख्या में अभिदाता, अभिदाता मतलब मिनिमम सदस्य जो प्रारंभ में ही जिन स्थापना के लिए आवश्यकता होती है जिनकी, एक निजी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर समावेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों या अभिदाताओं द्वारा समावेलन के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं। सीमा नियम वो प्रलेख है जो रजिस्ट्रार के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना होता है। उसके बिना कोई भी रजिस्ट्रार किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, यानी उसको समावेलन का प्रमाण पत्र नहीं देती है। तो समावेलन का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रत्येक कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन करती है और वहाँ एक सीमा नियम देती है। ठीक है, उस सीमा नियम में हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक कंपनी में कम से कम